तो बात करते हैं हम जीएसटी की स्टार्टिंग से। बिल्कुल जीएसटी का जो सब्जेक्ट है 90% आप मानकर चलो थ्योरी का सब्जेक्ट, तो थ्योरी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, इसमें थोड़ा सा जीएसटी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में, कहाँ से आया, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या क्या चेंजेस हुए इसके अंदर, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम देखें कि ओवरव्यू क्या है टैक्सेशन सिस्टम का इंडिया के अंदर, तो इंडिया, आप सबको पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, और गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो केवल टैक्स से ही आता है। तो जो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेवलपमेंट करती जाए, तो उसके लिए खर्चा भी इन्हें बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो डेवलपिंग इकोनॉमी होने की वजह से जो भी खर्चा करना पड़ेगा, रिसोर्सेज लिमिटेड है, खर्चा ज्यादा करना है, तो प्राइमरी जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का सोर्स आता है वो टैक्सेस की तरफ से ही आता है। तो टैक्सेस गवर्नमेंट के पास मेनली आते हैं। अब सिंपल तरीके से अगर हम ये कहें कि टैक्स कुछ और नहीं है, गवर्नमेंट आपसे पैसे लेके आप ही के लिए खर्च कर देती है। तो गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है और आपके लिए खर्च कर देती है। तो डायरेक्ट टैक्स, जैसा हमने जो पढ़ा, डायरेक्ट टैक्स वो इनकम टैक्स होता है। तो उसमें जिसके ऊपर टैक्स पड़ रहा है वो ही सीधा सीधा गवर्नमेंट के पास में पैसा जमा कराता है ना। लेकिन लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्स पेयर खुद ही कराता है, शिफ्ट नहीं होता है। तो इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स है मेनली वो क्या है, इनकम टैक्स, क्योंकि जिसके ऊपर टैक्स पड़ता है वो खुद ही जमा कराता है। ठीक है। और जहां पर टैक्स शिफ्ट हो जाता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मतलब अगर मान लिया मैं हूं, मुझे टैक्स देना है, तो मैं सीधा गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करा रहा हूं, मैं किसी और को दे रहा हूं, वो गवर्नमेंट के पास। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है, कंज्यूमर की जेब से इनडायरेक्ट टैक्स जाता है, जो यूज करेगा उस प्रोडक्ट को एट द एंड। तो जो लाइबिलिटी है वो उसकी नहीं है, क्योंकि वो बीच बीच में मैन्युफैक्चरर या सेलर को टैक्स देता जा रहा है। तो बीच बीच में जो मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, उन सब की लाइबिलिटी है कि वो अपने कस्टमर से जो टैक्स इकट्ठा कर रहा है वो गवर्नमेंट के पास में जमा कराए। तो इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन पर लगता है, खर्चे पर लगता है ना, लेकिन इनकम और प्रॉपर्टी पर नहीं लगता है। रीजन कि इनकम और प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स लगता है ना। पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटी टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी टैक्स, बैटिंग गैम्बलिंग टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स। ऐसे पहले बहुत सारे टैक्स होते थे। तो इनमें से बहुत सारे टैक्सेस को खत्म किया और जीएसटी लाया गया। ये 1 जुलाई 2017 से आया और इसने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। इसका नाम है जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसका जो इंट्रोडक्शन हुआ वो एक बहुत ही बड़ा कदम था इनकम टैक्स रिफॉर्म जो इंडिया में हुए। कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती है। कस्टम ड्यूटी होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पर, इंडिया के बाहर से माल खरीदने पर और इंडिया के बाहर बेचने पर कस्टम ड्यूटी लगती है। हम इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट की क्लास ले रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं कुछ सेलेक्टेड प्रोविजंस और प्रोसीजर्स, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। जो जीएसटी होता है वो सप्लाई पर लगता है। सप्लाई अलग है, सेल्स अलग है। सेल्स का मतलब तो माल बेचना होता है, वो एक छोटा सा रूप है। सप्लाई में सेल के अलावा भी बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है, ना केवल सप्लाई ऑफ गुड्स बल्कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि गुड्स और सर्विस दोनों पर जीएसटी लगता है। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, चार्ज ऑफ जीएसटी, जीएसटी कैसे लगे, उसमें क्या छूट मिलेगी, क्या कॉन्सेप्ट है टाइम के, टाइम, वैल्यू,
प्लेस सप्लाई का क्या है, कब सप्लाई मानी जाए, उसकी क्या वैल्यू है, कौन सी जगह सप्लाई हुई। इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे हम आईटीसी बोल देते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमने बात करी थी कि जो टैक्स है वो किसकी जेब से जाता है, कंज्यूमर की जेब से। अब कंज्यूमर की जेब से कैसे जा रहा है, जैसे ए ने बी को माल बेचा, बी ने सी को माल बेचा, तो ए और बी की जेब से टैक्स नहीं जाएगा। अगर ये कंज्यूमर है सी, तो सारा टैक्स इसकी जेब से जाएगा। कैसे, ए ने बी को माल बेचा, तो ए ने बी से टैक्स वसूल कर लिया, मान लिया 1000 रुपए का। तो 1000 रुपए का टैक्स बी ने किसको दिया, ए को। बी ने ए को टैक्स दिया। अब मान लिया बी ने सी को माल बेचा, तो उसमें 1200 रुपए का टैक्स है। 1200 रुपए का टैक्स किसने दिया, सी ने बी को। अब ये टैक्स गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंचे, ए क्या करेगा, ए गवर्नमेंट को टैक्स देगा 1000 रुपए का। ए के पास कहां से टैक्स आया, बी से। कितना, 1000 रुपए। ए ने क्या करा, गवर्नमेंट को 1000 रुपए जमा करा दिए। ए की जेब से तो गया नहीं, बी से 1000 रुपए आए और गवर्नमेंट के पास जमा करा दिए। अब बी की बात करते, बी के पास सी से 1200 रुपए आए और बी अपनी जेब से 1000 रुपए दे चुका है। तो बी कहेगा गवर्नमेंट को, बी गवर्नमेंट को कितना पैसा देगा, 200 रुपए केवल। क्यों, बी के पास सी से 1200 आए और उस 1200 में से वो 1000 रुपए काट लेगा, कहेगा मैंने पहले दिए थे, और 200 गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा। तो जो 1000 रुपए काट लेगा, इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो सी की जेब से 1200 गए, वो कहीं से नहीं आएंगे। तो जो अल्टीमेटली कंज्यूमर है, एंड यूजर है किसी भी सामान का, उसकी जेब से पैसा जाता है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा जीएसटी में, उसका इनवॉइस कैसे बनेगा, डेबिट क्रेडिट नोट कैसे बनेंगे, अकाउंट कैसे मेंटेन होगा, ई वे बिल कैसे बनेगा, जैसे आईटीआर होती है इनकम टैक्स रिटर्न, ऐसे जीएसटी की रिटर्न कैसे जमा होगी, बाकी और क्या सब कुछ है। बाकी बचा हुआ फाइनल लेवल पर, बाकी बचा हुआ अभी इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं है। तो जीएसटी कैसे इंडिया में आया, तो जीएसटी इंडिया में आया 2000 ईयर में, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भैया हम जीएसटी लाते हैं, और इन्होंने एक कमेटी बनाई जीएसटी के लिए। और 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई कि हमें बताइए कि भैया जीएसटी कैसे लाया जाए। 2004 में उस जो कमेटी है उसने स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि आप जीएसटी को नेशनल बेसिस पर इंडिया में लाइए। 2004 में यूपीए गवर्नमेंट बनी थी और उसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह थे, और वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे। तो 2004 में उनके लोकसभा इलेक्शन हुआ, 2004 से लेके 2014 तक 10 साल तक उनकी गवर्नमेंट रही। उस 10 साल में क्या क्या रहा, बाद में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जो थे, उन्होंने 2006 और 7 का बजट देते हुए अनाउंस करा। कब, 2000 में शुरू हुआ था, ईयर 2000 में। 2000 में शुरू हुआ, एक कमेटी बनी, उन्होंने कहा 2004 में कि भैया जीएसटी लाओ। फिर 2004 में जब उस कमेटी ने कहा, तो उसके 2 साल बाद 2006-7 में पी चिदम्बरम साहब ने कहा कि हम जीएसटी लाएंगे 2010 से। तो 4 साल और टाल दिया, 4 साल और आगे टाल दिया कि भैया हम 1/4/2010 से लाएंगे। उसके बाद जब 2010 आया, फिर उन्होंने कहा हम बाद में लाएंगे, बाद में लाएंगे, ऐसा वो करते रहे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अगर हमने जीएसटी लाए तो हमारी गवर्नमेंट गिर ना जाए, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म होंगे और कुछ लोगों को दिक्कतें भी आएंगी। जो लोग नंबर 2 के काम करते हैं, उन्हें नंबर 1 में आना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तो वो घबरा गए और वो गवर्नमेंट जीएसटी नहीं ला पाई। अब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई एनडीए की, और उन्होंने
आते ही 2014 में गवर्नमेंट आई और 2014 में ही उन्होंने कहा कि भैया हम इसको लाएंगे, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा और इन्होंने कहा कि भैया हम लाएंगे जीएसटी। लोकसभा ने 2015 में मई में, जब 1 साल पूरा हुआ था गवर्नमेंट को, तो इन्होंने मई 2015 में लोकसभा में जीएसटी का बिल पास करा लिया। राज्यसभा में इनके पास नंबर नहीं थे, तो राज्यसभा में इनको पास कराने में 1 साल से ज्यादा का समय लग गया और 2016 में राज्यसभा में ये पास हो गया। उसके बाद में ये 2014 का कहलाया अमेंडमेंट बिल, और बाद में प्रेसिडेंट ने 8 सितंबर 2016 को इसको बोला कि चलो ठीक है इसे करते हैं। तो 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 कॉन्स्टिट्यूशन का पास हुआ, जीएसटी का इंट्रोडक्शन इंडिया में हुआ। तो फिर अगले साल 27 मार्च 2017 को सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशंस, जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017 आया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017 आ गया, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल। देखिए कोई भी एक्ट होता है उसको पहले बिल बोलते हैं, जब वो हर तरीके से पास हो जाता है और जो है राष्ट्रपति उसको ओके कर देते हैं, तो वो फिर एक्ट बन जाता है। तो ये बिल था और फिर इसको इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, फिर लोकसभा में ये पास हुआ 29 मार्च 2017 को, और फिर प्रेसिडेंट की ओके मिली 12 अप्रैल 2017 को, तो ये बिल एक्ट बन गए। तो उसमें क्या हुआ कि स्टेट कुछ ऐसे थे जैसे कि लॉज बाय वेरियस स्टेट जीएसटी भी लाया गया। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा, बिहार वर amongst the first ones to pass their respective state GST laws। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जीएसटी लाया और उन्होंने कहा स्टेट से कि आपको भी अपना स्टेट का जीएसटी बिल लाना पड़ेगा, और फिर क्योंकि दोनों मिलकर ही इसमें काम कर पाएंगे। 30 जून 2017 को all state and union territory had passed their respective SGST and UTGST act एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जो 1 जुलाई से वहां पर भी आ गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म आ गया, नहीं सॉरी, जम्मू कश्मीर में नहीं आया 30 जून तक, लेकिन 1 जुलाई से ये इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस्ड हो गया इंडिया में। तो 1 जुलाई 2017 का दिन था जब से हमारा जीएसटी एप्लीकेशन में हो गया। अब यहाँ पर 8 जुलाई 2017 से जम्मू कश्मीर में ये अप्लाई हो, तो 1 जुलाई से पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई से ये एप्लीकेशन हो गया। तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है? जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगता है। जैसा मैंने आपको बताया था, ए ने बी को माल बेचा, बी ने सी को माल बेचा, तो ए ने जो बी को माल बेचा और उस माल के ऊपर जो अमाउंट था, जो ए ने बी को माल बेचा उस पर जो टैक्सेस लिया वो 1000 रुपए का टैक्स लिया, बी ने सी को माल बेचा वो 1200 रुपए का लिया, है ना। तो गवर्नमेंट के पास यहाँ से 1000 आए, लेकिन यहाँ से गवर्नमेंट के पास 200 रुपए ही आए। तो केवल वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स है। जो पुराना टैक्स लगता था सिस्टम, उसमें पता क्या होता था? उसमें ये होता था पहले गवर्नमेंट पे 1000 आए, यहाँ पर गवर्नमेंट पूरे 1200 लेती थी फिर से। तो गवर्नमेंट पे पहले 1000 आता था, फिर 1200 आता था, तो फिर वो क्योंकि बी को फायदा नहीं मिलता था तो बी उसे अपने खर्चे में डाल लेता था, कॉस्ट मान लेता था। तो ये इन्होंने सबने समझाया कि भैया जीएसटी से महंगाई कम होगी, क्योंकि पहले जहां खर्चे में 1200 रुपए डालता था बी, अब बी तो कुछ खर्चे में डालेगा ही नहीं, क्योंकि बी की जेब से तो जा ही नहीं रहा, वो तो सी की जेब से जा रहा है। तो ए भी खर्चे में नहीं डालेगा 1000 रुपए, क्योंकि ए की जेब से भी नहीं जा रहा, बी भी खर्चे में नहीं डालेगा। पहले क्या होता था, ए 1000 रुपए खर्चे में डालता था, बी 1200 रुपए खर्चे में डालता था, क्योंकि उसकी जेब से जा रहा है। लेकिन जब वेट आया था तो ये सिस्टम खत्म किया था, क्योंकि वैल्यू एडिड टैक्स जो आया था वेट, वो यही जो सेल टैक्स था उसको हटाया गया। लेकिन वेट सर्विस टैक्स पे नहीं, सर्विस पे नहीं लगता था और पूरे इंडिया में एक जैसा अप्लाई नहीं हो पाता था, तो उसमें बहुत सारी कमियां थी। उस कमियों को दूर करने के लिए
जीएसटी लाया गया। जीएसटी में चेन रहा टैक्स क्रेडिट लेने के लिए कि एक मैन्युफैक्चरर आगे होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर आगे रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर आगे कंज्यूमर को दे रहा है, तो वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता रहेगा और अल्टीमेटली लास्ट में जो कंज्यूमर है उसकी जेब से सारा का सारा टैक्स जाएगा। और सप्लायर जो भी सप्लाई कर रहा है उस सबको परमिट किया गया कि आप जीएसटी का क्रेडिट ले लो। क्रेडिट कैसे ले लो? आप जब अगली बार माल बेचोगे उससे जो टैक्स मिलेगा वो पिछली बार जो टैक्स दिया उससे काट लो और आप क्रेडिट ले लो, क्योंकि वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगेगा, इसलिए इसको कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है। कास्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, वो नहीं है। 1000 रुपए ए ने बी से टैक्स, बी ने सी से 1200 लिए लेकिन 200 ही गवर्नमेंट पे जमा कराए, तो 1200 नहीं कराए ना तो टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। तो हम कुछ एक बात समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था। जैसे ए ने मान लिया बी को माल बेचा, है ना, तो जो 1000 रुपए का टैक्स था बी ने सी को बेचा, उससे 1200 रुपए का लिया। इसने गवर्नमेंट के पास 1000 रुपए जमा करे, इसने गवर्नमेंट के पास 200 जमा करे, लेकिन जो सी है इसकी जेब से अल्टीमेटली 1200 रुपए का टैक्स किसकी जेब से गया? सी की जेब से गया, जो एक्चुअल में कंज्यूमर है, लास्ट में उसको यूज कर। तो जो आपके स्टडी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर हम उसकी बात करें कि इसमें एक मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट है 1 लाख रुपीस और जीएसटी है 18%, 3%। तो अब जो मैन्युफैक्चरर है, मान लेते हैं उसने कुछ भी माल ऐसा कोई यूज नहीं करा है, कुछ खरीदा नहीं है, तो ये जब माल बेचेगा तो इस पे जो जीएसटी का अमाउंट होगा वो 18,000 रुपए आएगा, 18,000। ये गवर्नमेंट के पास 18,000 रुपए जमा करा देगा। अगर इसने भी किसी से कोई सामान खरीदा था और उसके ऊपर अगर इसने कोई टैक्स दिया था तो उसका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मैन्युफैक्चरर भी ले लेगा और वो भी गवर्नमेंट के पास पैसा जमा नहीं कराएगा, बाकी का एक्स्ट्रा ही जमा कराएगा। तो अब मान लेते हैं कि इसने आगे जो है, अब इसे वैल्यू एडिड टैक्स क्यों बोलते हैं? कि इसने वैल्यू एडिशन करा 1 लाख रुपए का और 1 लाख के ऊपर टैक्स लग गया। अब इसने डिस्ट्रीब्यूटर को माल दिया, माल मैन्युफैक्चरर ने ये माल किसे बेचा था? डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर की जो जेब है उससे 18,000 रुपए का टैक्स गया, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर अपने खर्चे में 18,000 रुपए नहीं लिखेगा। उसका रीजन कि वो ये कहेगा कि भैया मेरी जेब से 18,000 रुपए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 18,000 रुपए वापस आ जाएंगे। तो अब मान लेते हैं इस डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है इसकी जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए है, क्योंकि 18,000 कॉस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास वापस आ जाएगा फिर। तो अब इसने मान लिया प्रॉफिट कमाया इस पर 11,200 रुपए का और इसने 1,11,200 रुपए में इसे बेच दिया रिटेलर को। मान लिया इसने रिटेलर को बेच दिया। अब इसने टैक्स लिया 18% और 18% का टैक्स बैठता 20,016 रुपए। ये जो 20,016 रुपए का टैक्स है ये कहेगा आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा। ये 18,000 रुपए का टैक्स दे चुका है, तो 2,016 रुपए ही गवर्नमेंट पे जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो जो प्रॉफिट है, वैल्यू एडिशन है 11,200, उसका 18% 2,016 रुपए ही होता है। तो वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है, इसलिए बोला। अब ऐसे ही रिटेलर जब आगे बेचेगा तो वो यही काम करता रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं कि भैया इस तरीके से वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगता रहेगा। तो जीएसटी की इंडिया में जरूरत क्यों हुई? क्या जरूरत पड़ी जीएसटी की? जीएसटी की इसलिए जरूरत पड़ी कि जो पहले हमारे पास जो टैक्स था उसमें क्या था कि जो पुराना इनडायरेक्ट टैक्सेस था उसमें हमने वैट तो ले आए थे, वैल्यू एडिड टैक्स आ गया था इंडिया में, है ना। सैनवेट उसे एट द सेंट्रल लेवल इन द फॉर्म ऑफ सैनवेट, सेंट्रल एक्साइज एंड द स्टेट लेवल इन द फॉर्म ऑफ स्टेट वैट। उसके दो हिस्से थे, एक सेंट्रल वेट
जिसे हम CENVAT सेनवेट बोलते थे, सेंट्रल वैट एंड एक्साइज, और दूसरा था स्टेट वैट। इसकी एप्लीकेशन थोड़ी टुकड़ों में होती थी, उसकी थोड़ी समस्या आ जाती थी। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी थी जिस पर डबल टैक्स लग जाता था, और कुछ ऐसी थी जिस पर गुड्स और सर्विस टैक्स अलग था। वैट वैल्यू एडिड टैक्स अलग था जो गुड्स पर लगता था, और सर्विस टैक्स अलग था जो सर्विसेज पर लगता था। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो सर्विस और गुड्स दोनों के दायरे में आती थी, तो उन पे दो दो बार टैक्स लगता। Since under the earlier regime, distinction between goods and services were often blurred, बड़ी दिक्कत आती थी। अब जैसे आप एक रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं ना, तो अब खाना जो खा रहे हैं वहां सर्विस भी आपको मिल रही है और आपको खाना भी मिल रहा है, तो दोनों चीजें उसके अंदर है, सर्विस भी है और गुड्स भी है। तो वहां पर क्या लगेगा, तो ये बहुत समस्या आती थी उस समय, क्योंकि वैट अलग होता था, गुड्स का टैक्स अलग होता था, सर्विस का टैक्स अलग होता था। पहले क्या होता था, सॉफ्टवेयर वह सब्जेक्ट टू था बोथ सर्विस टैक्स एंड वैट। सॉफ्टवेयर को गुड्स भी माना जाता था, सर्विस भी मानी जाती थी, उस पर दोनों चीजें लगती थी, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस वर इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर टैक्सेबल इवेंट अंडर बोथ द स्टेट, दैट इज वैट में और सर्विस टैक्स लॉ दोनों में आ जाता था। और इसके लिए जीएसटी में ध्यान रखा गया कि चीज पर किसी पर भी दो दो बार टैक्स ना लगे। सेनवेट जो सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स था, उसके अंदर चेन वैल्यू एडिशन की नहीं थी, प्रोडक्शन के बाद, मतलब शुरुआत में लगता था, उसके बाद में नहीं होता था। सिमिलरली स्टेट लेवल का जो वैट था, सेनवेट लोड ऑन द गुड्स वाज नॉट रिमूव्ड, तो उसमें क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स ले रहा है उसका फायदा स्टेट वैट में नहीं मिल पाता था। मतलब आपने कोई टैक्स दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसके बाद जब स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं आप, तो उसका फायदा नहीं मिल, वो कहते थे, स्टेट गवर्नमेंट कहती थी वो तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, तो उसका हम क्रेडिट आपको नहीं देंगे, है ना, तो वो समस्या होती थी। तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें आती थी, इसलिए उस दिक्कत को दूर किया गया। अब अगर आपने एक, असल में क्या होता है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं या खरीदते हैं, तो उसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, वो सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब, और जब एक स्टेट से उसी स्टेट में माल बेचा जाता है, तो उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा लगता है, आधा पैसा गवर्नमेंट सेंट्रल और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट की जेब। तो पहले क्या होता था, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बेचा बेचा जाता था, तो वहां पर सेंट्रल सेल टैक्स सीएसटी लगता, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता था। फिर आगे जब लोकल बेचा जाता था, उस पर वैट लगता था और क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन वो सारी दिक्कतें यहाँ पर हटा दी गई, यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था, अगर आपने कोई सामान 1000 रुपए का बनाया है, और जब कोई सामान बनाते हैं आप, तो पहले गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम सेनवेट था, वो सेंट्रल एक्साइज था। एक्साइज का मतलब होता है आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इस पे मैन्युफैक्चरिंग पर क्या लगेगा, टैक्स। तो पहले मान लिया किसी ने 1000 रुपए का कोई माल बनाया, तो उस पे एक्साइज ड्यूटी लगी, प्रोडक्शन, जब भी कोई नई चीज बनेगी उस पे टैक्स लगेगा, तो वो 12.5% लगी, और एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाती थी। और उसके ऊपर वैट वैट लगता था, सेल टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाएगा अगर विद इन द सेम स्टेट बिक रहा है पूरा 100%, और अगर दूसरे स्टेट में बिक रहा है तो पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारी बिलिंग कैसे होती थी, तो हमारी बिलिंग ऐसे होती थी कि हम कहते थे कि भैया माल 1000 रुपए का है, इस पे 12.5% की एक्साइज ड्यूटी है, तो हो गया 1125 रुपए, और 1125 के ऊपर वैट लगेगा 14.5 14.30%। अब क्या है, एक्साइज ड्यूटी हटा दी गई ज्यादातर चीजों पर, तो वो है ही नहीं, और जो वैट है, मतलब जीएसटी है, वो आधा आधा बढ़ जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा देखो हमें एक्साइज नहीं मिल रही है, तो वो हम कहां से लेंगे, जीएसटी में आधा तुम्हारा आधा, तो ये सिस्टम हुआ। तो फ्रेमवर्क जीएसटी का इंडिया में है डुअल जीएसटी, मतलब
दो जीएसटी है। यहाँ पर क्या है कि डुअल जीएसटी मॉडल है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, पूरी कंट्री को ध्यान में रखते हैं, और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये क्या सोचा गया कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जीएसटी लगाएंगे, तो हम लोग दो सिस्टम इसके बनाएंगे। एक जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी है उसका हिसाब होगा, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब रहेगा। तो दो अलग अलग सिस्टम बनाए गए। तो सेंटर गवर्नमेंट क्या करेगी, वो टैक्स लगाएगी जब जो स्टेट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तब लगाएगी जब एक ही स्टेट से दूसरी स्टेट में माल बिकता है तो पूरा 100%, और जब विद इन द सेम स्टेट होगा तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी सब पर अप्लाई होगा, चाहे यूनियन टेरिटरी है चाहे वो स्टेट है, सबके ऊपर जीएसटी अप्लाई हो जाता है। तो जीएसटी के कई तरीके करे गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहां पर आप माल बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, बेच नहीं रहे सप्लाई कर रहे हैं, तो जहां पर माल या सर्विस आप सप्लाई कर रहे हैं उस जगह को हम देखेंगे कहां से माल या सर्विस जा रही है और कहां पर जा रही है, कहां से जा रही है और कहां जा रही है। सेम स्टेट है तो विद इन द सेम स्टेट, स्टेट या यूनियन टेरिटरी चेंज हो गई तो डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर ये लिखा है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ऑन ऑल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर ए कंसिडरेशन। मतलब अगर आप किसी को फ्री में दे रहे हैं तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, इसके कुछ एक्सेप्शंस है। ज्यादातर ये मानकर चलो कि अगर आप फ्री में सर्विस या गुड्स दे रहे हो तो वहां जीएसटी नहीं लगता, कुछ एक्सेप्शंस है, ओके, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। जीएसटी इन इंडिया, उसमें क्या लगता है, सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता है और एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाता है। अगर वहां स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन यूटीजीएसटी लगता है अगर सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में माल बेचा जाए। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो उस पर क्या लगता है, उस पर क्या लगता है, आईजीएसटी। तो ऐसे क्या लगता है उस पर, आईजीएसटी। तो क्या होगा, सेम स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है ना, तो जहां से माल, जिस स्टेट से माल बेचा जा रहा है और जहां जा रहा है, जो सप्लायर है जो माल दे रहा है वो कहाँ का है, मालिया यूपी का। जो खरीद रहा है वो कहाँ का है, यूपी का। माल कहाँ जा रहा है, यूपी में। यूपी से यूपी में माल जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इस पे जो मान लिया 10,000 रुपए का माल है, मान लिया जीएसटी 18% है, तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, 9-9%। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में, 9% स्टेट गवर्नमेंट। तो 900 और 900 के दो हिस्से हो। लेकिन अगर मान लिया ये माल यूपी से दिल्ली जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में इस पे आईजीएसटी लगेगा। अगर मान लेते हैं उस पे भी टैक्स 18% ही है तो आईजीएसटी 1800 लगेगा, और ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल बेचने पे आईजीएसटी लगता है, एक स्टेट से उसी स्टेट में माल बेचने पर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। अगर वो स्टेट की बजाय यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी और सीजीएसटी। तो ये हमारा सिस्टम हो गया, टैक्स इस तरीके से हमारा लगता है इसके ऊपर। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया कि कैसे हमारा जीएसटी लगता है। ये स्टार्टिंग है, बिल्कुल बेसिक है, इंट्रोडक्शन है। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि क्या इसमें लगता है टैक्स। तो जनरल रूल है कि जो लोकेशन है सप्लायर की और जो प्लेस ऑफ गुड सर्विसेज है, अगर वो सेम है तो इसे इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। फर्दर
अगर लोकेशन सप्लायर की और प्लेस ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट या दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहा है तो इसे हम इंटर स्टेट सप्लाई बोल देते हैं और इसके ऊपर क्या लगता है IGST। तो यहाँ पर हमारा काम कैसे होता है तो एक सिंगल लॉ है, एक्ट है CGST एक्ट 2017। ये CGST लगाने के लिए है। अब जितना CGST होता है उतना ही तो SGST होता है या उतना ही UTGST होता है। तो हर स्टेट ने वो ही सेम एक्ट अपने स्टेट में भी अप्लाई करा। तो CGST के लिए क्या है, CGST एक्ट 2070 यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर्स जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और चंडीगढ़, ये UTGST एक्ट 2017 में आते हैं और यहाँ पर क्या लगता है UTG। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जहाँ पर इनका अपना लॉ है जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और बाकी सारे स्टेट वहां पर SGST। तो हम ये माने ध्यान रखें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव और चंडीगढ़, यहाँ पर UTGST लगता है क्योंकि यहाँ अलग से लॉ नहीं है। और जो दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है और पुडुचेरी है, ये भी यूनियन टेरिटरी है लेकिन यहाँ पर इनका लॉ अलग होने की वजह से यहाँ पर SGST। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे लद्दाख है तो लद्दाख में CGST और UTGST लगेगा जबकि दिल्ली में CGST और SGST लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारी क्लासिफिकेशन जो होती है गुड्स या सर्विस की, उसके लिए हम HSN कोड एक होता है जिसे हम हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ये GST में यूज किया जाता है। इसके लिए कोड वगैरह सब वही है जो कस्टम एक्ट में 1975 में थे, फर्स्ट शेड्यूल में, उसी हिसाब से सब इसमें दे रखा है। तो गुड्स के लिए तो हमने सेम वही ले लिया, लेकिन सर्विस के लिए हमने एक नई स्कीम निकाली क्योंकि सर्विसेज के लिए हमारे पास कोई कोडिंग नहीं थी, तो हमने उसके लिए अलग से सेक्शन हेडिंग ग्रुप्स बनाए। हर एक ग्रुप में सर्विस के कोड आए। तो सर्विस अकाउंटिंग कोड is used for classifying the services under the GST like HSN for the goods। तो गुड्स के लिए हम HSN लगाते हैं और सर्विस के लिए SAC मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड लगाते हैं और उसके लिए हमारे पास पूरा सिस्टम दे रखा है GST। कंपोजिशन स्कीम, अगर आप बहुत बड़े दुकानदार नहीं हैं, बहुत बड़े सप्लायर नहीं हैं और आप GST के झंझटों से थोड़ा सा बचना चाहते हैं और टैक्स रेट कम रखना चाहते हैं मार्केट में बने रहने के लिए, तो आपकी जेब से ही जाएगा। आप अपने कस्टमर से GST ले नहीं पाएंगे। जो आपने माल खरीदा है उस पर तो आपने GST दिया है, लेकिन जो माल बेच रहे हैं उसके ऊपर GST लगेगा, रेट कम होगा, लेकिन आप अपने कस्टमर से GST ले नहीं पाए। जैसे मान लिया 1-2-3% ही लग रहा है 18% की जगह, लेकिन वो आपकी जेब से जाएगा क्योंकि आप अपने कस्टमर से ले नहीं पाएंगे, वो आपकी जेब से। तो GST में जो हर एक टैक्सेबल, ये जो GST में क्या रहता है, टैक्स इज पेबल बाय एवरी टैक्सेबल पर्सन एंड इन दिस रिगार्ड प्रोविजन हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड इन द लॉ। तो किस पर लगता है, टैक्सेबल पर्सन पर टैक्स लगता है। However, for providing relief for to small business manufacturer
service providers, supplier of food articles, traders, making intra state supply। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप अपनी ही स्टेट में माल बेचते हैं, अपनी स्टेट से किसी और स्टेट में माल नहीं बेचते। तो आपको एक सिंपलर मेथड दिया गया, उसे हमने क्या नाम बोला, कंपोजिशन लेवाई। कंडीशन है कि आप किसी और स्टेट में माल नहीं बेचते हैं, आप अपने ही स्टेट में माल बेचते। आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये आपके स्टडी मटेरियल में 6 पॉइंट में बता रखा है, अलग अलग हम पॉइंट देख रहे हैं, आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही पॉइंट चल रहे हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है। आप अगर चाहते हैं, आप सप्लायर हैं, आप गुड्स या सर्विस को देना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जिस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में आप हैं, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप एक से ज्यादा स्टेट से बिजनेस कर रहे हैं, तो हर स्टेट का अलग रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। एक स्टेट में आप अलग अलग जगह काम करते हैं, तो उस स्टेट में मान लिया 20 जगह से आप काम कर रहे हैं, तो आप 20 जगह का एक ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या 20 जगह का अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है। और आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पेन बेस्ड होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर बेस्ड। इसका मतलब आप आपके नाम से ही पूरे इंडिया में रजिस्ट्रेशन होंगे। लेकिन आपको ये नहीं है कि आप बहुत छोटे से दुकानदार हैं और आपने रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इन्होंने एक लिमिट बताई है, वो अमाउंट से ज्यादा होगा तो ही आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, नहीं तो आप अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरली आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं होगी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जैसे दिल्ली में आप हैं, यूपी में आप हैं, और आप केवल माल बेचते हैं और आप 40 लाख रुपए तक का माल बेचते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। किसी किसी स्टेट में ये लिमिट 10 लाख रुपए, किसी स्टेट में 20 लाख रुपए। तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से लिमिट्स हैं। उस लिमिट के ऊपर जाएंगे तो ही रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, उस लिमिट से कम है तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है, आप करा सकते हैं। इच्छा क्यों होगी भैया आपकी? भाई जीएसटी में जाने की क्यों इच्छा होगी? हम तो नहीं कराएंगे। इच्छा इसलिए होगी, जब आप माल खरीद रहे हो तो आपने क्या दिया, और अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप अपने कस्टमर से जीएसटी नहीं ले सकते। तो कस्टमर से बिना जीएसटी लिए ही आप काम कर पाएंगे। जब आप उससे जीएसटी लेंगे नहीं और जीएसटी दे रहे हो, तो जो जीएसटी दे रहे हो वो आपकी जेब से जा रहा है। तो आप चाहते हो कि भैया हम भी माल बेचे और जो टैक्स आएगा वो हम पुराना सेट ऑफ कर लें, तो आप अपनी इच्छा से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जैसे ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से माल बेचना चाहते हैं, तो वहां आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है जीएसटी में, तो आप माल ही नहीं बेच पाओ। तो वहां पर भी जीएसटी कंपलसरी आपके लिए हो जाता है। तो यहां पर अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है, इसके लिए हम अलग से एक रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है, जब उसमें हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, और भी कहीं जरूरत पड़ेगी। अभी आप ये समझो कि एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई सब आ जाता है। तो आप कोई ऐसी सप्लाई करो जिस पर टैक्स नहीं लगता, वो भी जुड़ जाएगी। एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट, एक लिमिट है जो मैंने 10, 20, 40 लाख बताया, उससे ज्यादा अगर आप सप्लाई करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। डिफरेंस थ्रेशोल्ड लिमिट have been prescribed for various state and union territory depending upon the fact whether supplier is engaged exclusively in supply of goods or exclusively supply of service or both। तो आपकी लिमिट अलग है, आप केवल माल बेचते हो, केवल सर्विस देते हो, या मिक्स करते हो, उस हिसाब से आपकी लिमिट्स बनी हुई है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट और एग्रीगेट टर्नओवर क्या है वो हम देख लेते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर लिमिट 10 लाख रुपए है अगर आप गुड्स या सर्विस में डील करते। ऐसे हमारे कुछ स्टेट है, जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर हमारी जो लिमिट है वो है 10 लाख रुपए।
ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर आपकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बहुत बड़े काम नहीं होते हैं, तो वहां 10 लाख भी काफी अच्छी खासी रकम हम मान सकते हैं। यही 10 लाख रुपए दिल्ली में बहुत छोटी रकम है, लेकिन इन स्टेट में काफी बड़ी रकम है। तो ये 4 स्टेट जहां पर आप गुड्स में डील कर रहे हैं, केवल सर्विस में डील कर रहे हैं या मिक्स डील कर रहे हैं, वहां पर अगर आपकी 10 लाख रुपए से ज्यादा की सप्लाई होगी तभी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है जीएसटी में, वरना आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब इन 4 स्टेट का नाम हमें याद रखना है ना। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 4 है। अब इसके लिए मैंने आपको एक बताया भी था कि जैसे हमारी 2024 अभी चल रहा है और 2024 में हमारी राम मंदिर की बातचीत बहुत हो रही है। राम मंदिर हमारा बना है अयोध्या में, तो मिजोरम में राम है, तो राम से हमने मिजोरम किया। और वैसे भी ये याद रखिए ये सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट है जो आसाम, नागालैंड उस साइड की है। तो आसाम थोड़ा डेवलप्ड है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये इतने डेवलप नहीं है। तो मिजोरम, एक तो ये कि राम है, राम की बहुत चर्चा हो रही है। वैसे तो चर्चा मणिपुर की भी बहुत हो रही थी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा दंगे और लड़ाई झगड़े पिछले 1-2 साल से चल रहे थे। उस हिसाब से अगर हम याद रखें तो उसकी भी हम काफी वहां पर चल रहा है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं राम की, और राम के साथ शिव जी को भी याद करें तो उनके पास त्रिशूल होता है। तो त्रिशूल से त्रिपुरा हमने यहाँ से ले लिया, तो 2 स्टेट हमारी आ गई, है ना। तो एक मिजोरम हो गया और एक त्रिपुरा हो गया। अब हम बात कर रहे थे कि वहां पर और क्या बात हुई थी, मैंने शिव जी के साथ में नाग होते हैं ना, तो ये हो गए, नागालैंड आ गया यहाँ पर। नाग के पास मणि होती है, तो मणिपुर हो गया। तो इस तरीके से हमने केवल राम का सहारा लेके चारों स्टेट को याद कर लिया, राम जी और शिव जी। तो मिजोरम, त्रिपुरा, अगर हम इसको इस सीक्वेंस में देखें, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर, तो ये हमारे स्टेट हो गए 4। चारों स्टेट का नाम हमें याद रहेगा। यहाँ पर हमारी 10 लाख तक की लिमिट है। 10 लाख तक की सप्लाई में हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, से ज्यादा होगा तो ही हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 20 लाख रुपए की लिमिट है, चाहे आप गुड्स में डील करें, चाहे आप सर्विस में डील करें, चाहे आप दोनों में मिक्स। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये मेघालय है, ये सिक्किम है, उत्तराखंड है, पुडुचेरी है, तेलंगाना है। तो ये हमारे पास कितने स्टेट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये स्टेट्स हैं हमारे पास कि भैया इन स्टेट्स में हमारे को 20 लाख रुपए की लिमिट है। तो मैंने इसमें आपको कुछ ऐसे ही बताया था कि चलो यार, हमने कहा चलते हैं कहीं घूमने, चलते हैं, चलें कहीं घूमने हैं। मेघालय में बारिश हो रही थी, मेघ का मतलब, हाँ सेम ही बात। तो बारिश हो रही है कहां पर, मेघालय में। मेघ, देखो मौसम बहुत बढ़िया, मौसम बढ़िया कब होता है, जब बारिश होती है। मौसम कब बढ़िया होता है, जब बारिश होती है। और बारिश किससे होती है, मेघ से, बादल से। तो सबसे पहले हमने मेघालय लिया, तो हमने कहा चलो चलते हैं, चलते हैं घूमने कहीं, है ना। तो चलते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश से चलते हैं घूमने। और चल घूमने चल रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, तो हमने कहा चलो गाना भी गाते हैं, बारिश हो रही है, मौसम बढ़िया है, तो हमने गाना भी गाया। और गाना गा रहे हैं, मौसम बढ़िया है, तो कुछ खा पी भी लेते हैं साथ में। तो हमने चेरी भी खाई। फिर हमने कहा कहाँ चले हम,
तो घूमने चलते हैं पहाड़ों में, नैनीताल, उत्तराखंड में। तो हमने उत्तराखंड में घूमने के लिए बात सोची, वहां चलते हैं। वहां पर ठंड में सिक हो गए तो सिक्किम आ गया वहां पर, है ना। तो अगर हम ऐसा सोचें तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि बारिश हो रही है तो मौसम बढ़िया हो रहा है। फिर हमने कहा चलो चलते हैं। हमारा दोस्त है अरुण, मेरे बचपन का दोस्त है, तो उससे कहा मैंने चलते हैं, है भी दोस्त भी है। तो उससे कहा कि चलो अरुण चलते हैं घूमने। तो हमने घूमने चलते हैं, तो गाना गाते हैं, चलो गाना गाते हुए चल रहे हैं तेलंगाना। बेटा उत्तराखंड में सिख होगे बाद में, तुम्हें ज्यादा ही जल्दी हो रही है उत्तराखंड पहुंचने की। पहले चेरी तो खा ले। पुडुचेरी से हमने चेरी भी ली, खाई। फिर हम उत्तराखंड घूमते हुए पहुंचे और सीख गए वहां पर। तो वहां पर सीख गए हम। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है इनका नाम याद रखा, 20 लाख रुपए की लिमिट। बाकी जो लिमिट है स्टेट्स बची हुई, अब जितनी भी स्टेट बच गई हैं, अगर हम वहां पर गुड्स सर्विस दोनों काम करते हैं या केवल सर्विस का काम करते हैं, या केवल सर्विस प्रोवाइडर है या सर्विस और गुड्स दोनों मिलकर करते हैं, तो बाकी बची हुई हर जगह में भी लिमिट 20 लाख ही है। लेकिन जो बची हुई स्टेट है उसमें लिमिट 40 लाख हो जाएगी अगर हम केवल गुड्स में डील करते। तो अगर हम केवल और केवल गुड्स में डील करते हैं और ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब विद इन द सेम स्टेट हम सेल करते हैं, क्योंकि अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में 1 रुपए की भी सेल करेंगे तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना ही। अगर हम विद इन द सेम स्टेट माल बेच 40 लाख रुपए तक का माल बेच, और जितनी भी हमने स्टेट पढ़ी उन स्टेट में नहीं है, 4 स्टेट पहले और 6 स्टेट बाद में, तो उन 10 स्टेट के अलावा और किसी स्टेट में है केवल गुड्स में डील करते हैं, तो हमारी लिमिट 40 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी लिमिट्स हैं इस चीज की, रजिस्ट्रेशन की। लेकिन इन सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। टर्नओवर कम है ज्यादा है फर्क ही नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। जैसे मतलब आपको कराना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। लेकिन कुछ एग्जम्पशंस भी हैं, कुछ लोगों को हमने छोड़ दिया कि आप चलो कुछ एग्जम्पशंस। देखो ये एक हमारी अलग बात खत्म हो गई कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, 10 लाख 20 लाख 40 लाख वो हमने देख लिया। लेकिन इसके अलावा जब हम रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम वहां पर पढ़ेंगे कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन हर हालत में कराना ही है, चाहे आप 1 रुपए की भी सेल कर रहे हो। जैसे मैंने कहा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हो तब भी आपको कराना है ना। तो अगले बैच के आतंकवादी आ गए हैं, तो हम बाकी का काम अगली क्लास में जारी रखेंगे। अभी हम इतना पढ़ते हैं।